वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रभात शर्मा, आइए आपका स्वागत करता हूँ प्रभात शर्मा क्लासेस पे। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ हम अपने न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे बताना। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी। अब इस एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? बहुत भारी भरकम सा वर्ड है, देख लेते ज़रा इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत हल्का सा मीनिंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंसान की शुरुआत पहले हम एनिमल्स थे, ठीक है। हमारी जो थी वो चिंपैंजी मंकी वगैरह से ही स्टार्टिंग हुई है, इवोल्यूशन से ही हुआ है वहीं से। ऐसे ही उनके बिहेवियर के बारे में जानना, उनकी सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, ठीक है, ह्यूमंस का, उन सभी को समझना, उसकी स्टडी करना साइंटिफिकली, उसी स्टडी को हमने यहाँ पे नाम दिया एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है इसमें वर्ड इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है टू डेवलप ग्रेजुअली, समय के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है इंसान के अंदर, ठीक है, और जैसे हमारे चेंजेस हुए ह्यूमन में, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे उन्हीं चेंजेस को हमने जो बोला है, जो डेवलपमेंट का मेन कारण है, उन्हीं को हमने यहाँ पे इवॉल्व बोला है, ठीक है। इवॉल्व का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट ग्रेजुअली, यानी कि जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होना। आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट में, जैसे हमारी पहले पैलोलिथिक एज थी, ठीक है, फिर उसके बाद मिजोलिथिक आई और फिर न्यूलिथिक आई है, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट देखने को मिले, तो वो इवोल्यूशन ही है हमारा, इवॉल्व। न्यूलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज, यानी कि हमारा जब नए नए स्टोन का हमने टूल्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिए, क्योंकि पैलेलिथिक पे बिग टूल्स होते थे स्टोन्स के, ठीक है। तो स्टोन को बिग, अब जाहिर सी बात है कि बड़े स्टोन्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो पैलेलिथिक टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर मीजोलिथिक एज आई, जब हमारा ह्यूमन प्रोग्रेस हुआ, उस टाइम पे हमने स्टोन्स को स्मॉलर स्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूलिथिक का मतलब है अब नई युग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, आदि मानवों ने, अर्लियर मैन ने, और भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि समय के साथ ही टेक्नोलॉजी में ही बदलाव कर लिया। तो उसी टेक्नोलॉजी से जो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे, उसी नई मॉडर्न टाइम को हमने यहाँ पे न्यूलिथिक बोला गया है। न्यू का मतलब न्यू ही होता है, नया टाइम, ठीक है। तो जो स्टोन एज को न्यू स्टोन एज बोला गया है। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? जनजाति, जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है, यानी कि अपना परमानेंट होम नहीं होता उनका। तो वही बात इसमें दे रखी है, जैसे चरवाहे हम बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते रहते हैं। पीपल हु वैंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट एनी परमानेंट होम, जो इंसान घूमते रहते हैं, जनजाति जो चरवाहे होते हैं अपने पशुओं के साथ, जैसे भेड़ के साथ घूमते रहते हैं कुछ चरवाहे लोग इधर से उधर, क्योंकि उनका ठिकाना नहीं होता, सेटलमेंट नहीं होता, पूरा परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं होता, इसीलिए उनको यहाँ पे नोमैड्स बोला गया है। पैलियोलिथिक एज का मतलब ओल्ड स्टोन एज, यानी कि सबसे पुराना जो स्टोन का, जो सबसे प्रिमिटिव हम कह सकते हैं, पुराना टाइम स्टोन का जब इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार, उसी पहली बार टाइम को यहाँ पे हमने पैलियोलिथिक एज नाम दिया है। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट, पुराना, अर्लीस्ट, सबसे पुराना। देखो, काम करने के तरीके भी अलग होते हैं, एक नया तरीका होता है, एक पुराना तरीका होता है, तो बस उसी पुराने को हमने यहाँ पे नाम दिया है प्रिमिटिव। ट्रेडिशन मेथड भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट है स्टोन एज, द पीरियड व्हेन स्टोन टूल्स वर यूज्ड। एक ऐसा समय जिस टाइम पे हमारे स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना हुआ था स्टार्टिंग, तो उसी को हमने यहाँ पे स्टोन एज नाम दिया गया था, क्योंकि इस टाइम पे हमारे स्टोन टूल्स, आदि मानवों ने, अर्लियर मैन ने हमारे स्टोन्स को टूल्स में कन्वर्ट करना सीख लिया था, ठीक है। उन्होंने अपने उन्हीं स्टोन को यूज़ करना सीख लिया कि भाई वो हंटिंग में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि गैदरिंग में भी यूज़ हो सकता है, काम करने में भी, फैक्ट्री कम साइट हैबिटेशन में मैंने पढ़ा था। आइए अब उस फैक्ट्री कम साइट हैबिटेशन को दोबारा और समझ लेते हैं अच्छे से। कल हम इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ रहे थे, उन्हीं साइट्स का हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली साइट्स का एक बार हम थोड़ा मतलब देख लेते हैं, बच्चे प्रॉब्लम होती है कि साइट्स का मतलब क्या है, हम लोकेशन भी बोल देते हैं एक बार को। तो उन साइट्स का मतलब देखते हैं, साइट्स होती क्या है। साइट्स का मतलब यहाँ पे दे रखा है, साइट्स आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स। अब ऐसी चीज़ें पाई गई थी, जैसे मैंने बताया था, साइट्स में ऐसे एविडेंसेस, ऐसे सबूत हमें देखने को मिले आदि मानवों के, अर्लियर मैन के। अब वो कौन कौन से सबूत थे, वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वस्तु भी थे, वो वस्तुओं में क्या क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी टूल्स, यानी कि स्टोन टूल्स जो उन्होंने बनाए थे, उनके हथियार जो थे, मशीन जो वो इस्तेमाल करते थे। पॉट्स को हम घड़े जिसमें अपना स्टोर करके रखते थे सामान, वो सारी चीज़ें। बिल्डिंग्स जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, रहने का स्थान, बिल्डिंग्स में रहते थे, तो केव्स की फॉर्म में थी।
तो इन्हीं सब को हमने यहाँ पे साइट्स का नाम दिया गया है। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, वो इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते थे। और लेफ्ट बिहाइंड द पीपल मतलब ये कह सकते हैं कि इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ट्रांसफ़र करता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये सारी चीज़ें वो अपने साथ छोड़ के चला जाता था, क्योंकि अपने साथ लेके तो जाता नहीं, तो यही अपने साथ छोड़ के चला जाता था और वही हमें सबूत के फॉर्म में दिखे हमें। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under the water. ये हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, या तो हमें अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, धरती पे, या फिर बरीड अंडर द अर्थ। ये सबूत हमें ऐसे भी हैं जो गड़े हुए हैं अर्थ के नीचे, वो खदानों से पता चलता है जब हम खुदाई की जाती है, ठीक है, एक्सकवेशन जब किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जब हमें कुछ ऐसी साइट्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, या कुछ हमें पानी के अंदर भी कुछ ऐसे सबूत देखने को मिलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर। इन्हीं सभी साइट्स के बारे में तुम अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, क्योंकि न्यूलिथिक एज हमारी स्टार्ट होने वाली, तो उसमें भी हम एक न्यूलिथिक साइट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये वाला जो चैप्टर हमारा पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक पे बेस्ड है, तो हम जो साइट्स जो पढ़ रहे हैं, जैसे हमने भीमबेटका पढ़ा था, कुरनूल केव्स पढ़ा था, इंपॉर्टेंट हैं, हुंस की पढ़ा है, तो ये जो साइट्स हैं ये हमारी ऐसा हम कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक साइट्स है हमारी, ठीक है। अब ज़रा अगर हम देख लेते हैं वो साइट्स जो हम पढ़ रहे थे उन साइट्स के, जैसे हमने कल बात करी थी भीमबेटका की। भीमबेटका जो हमारी साइट्स है वो कहाँ पे, हमारी मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली के पास, ठीक। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरल केव्ड है, बनी हुई है, ये नेचुरल केव बनी हुई है, बिल्कुल इसी गुफा में ही आदि मानव पहले रहते थे, अर्लियर मैन, ठीक है, इसी गुफा में ही अपना काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भीमबेटका दक्कन वैली के भी, दक्कन पठार का भी एरिया आ जाता है वहाँ पे। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे इंसान काम करता है, जैसे अगर वो बात बोलते हैं कि नीचे दुकान ऊपर मकान, ठीक है, तो बस वही काम भी वहाँ पे सारा उसका बन जाए, सारा उसका रोज़ी रोटी जो भी है वो वहीं पे एंगेज रहता था, किसी भी जगह उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहीं पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे पुराने टाइम पे। वहीं पे अपना प्लांटेशन करता था, अपना घर वहीं पे, सेटलमेंट था एक तरीके से, कुछ टाइम के लिए सेटलमेंट था उसका, तो वहाँ पे काम भी होता था उसका रोज़ का, और प्लस वो रहता भी था, तो वो दोनों काम होते थे वहाँ पे, रहना भी और काम करना भी। तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स। फैक्ट्री का मतलब ये हो जहाँ पे इंसान काम करता है, और हैबिटेशन का मतलब जहाँ पे इंसान रहेगा, रेजिडेंस उसका होगा, ठीक है। तो ये दोनों काम उसके, टूल्स बनाना स्टोन के, वो सारे दोनों काम, रहना, ये दोनों काम उसके फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स में होते हैं। अगर सवाल आ जाए कि भाई इंसान, जैसे एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कह सकते हैं कि इंसान कब वो आएगा, वो सवाल हम आने पे पढ़ेंगे, उसका जवाब यही होगा, ठीक। अब बात आती है कि कुरनूल केव्स भी थे जहाँ पे एशेस फाउंड हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिले हैं फायर के कुछ सबूत देखने को मिले थे, जैसे कि फायर डिस्कवर किए थे मेसोलिथिक एज में। और ये कुरनूल केव्स जो है वो नियर आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अगर देखा जाए कुरनूल केव्स की अगर हम लोकेशन देखते हैं, तो ये कुरनूल केव्स जो है ये तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, इसके बॉर्डर के आसपास ही देखने को हमें मिल रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है। तो ऐसी गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये पुराने टाइम पे अर्लियर मैन इनको इस्तेमाल करते थे, ठीक है, इन्हीं में ही अपना रेजिडेंस करते थे। एक हुंस की भी केव देखने को मिली है, पैलियोलिथिक एज की। हुंस की जो है, जो कर्नाटक के एरिया में देखने को मिली है, ठीक। यहाँ पे भी इंसान रहा, वहाँ पे स्टोन टूल्स बनाता था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। अब एक इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो न्यूलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें, एक हलूर जगह जो है वो हमें कर्नाटका में देखने को मिलती है, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट मेहरगढ़ जो कि हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो ऐसी जगह पे ही पुराने टाइम में अर्ली मैन रहता था, अपना गुजारा चलाता था। बुरजोहम ये न्यूलिथिक साइट्स है, अगर बात करें तो ये भी हमें देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। और एक हम बात करें उत्तर प्रदेश में, महागरा ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक। तो ये है, एक हम नेक्स्ट क्लास में अपना एक मैप के भी लिखेंगे जिसमें 4-5 प्लेसेस को हम शो करेंगे इंडिया के मैप में। बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में लोकेशन साइट्स को जानना और उनके लोकेशंस को भी पहचानना, ठीक। जैसे मैंने ये भी बताया था कि जब इंसान ने फायर डिस्कवर कर लिया था तो अपना फायर भी एक तरीके से यूज़ में आने लग गया था,
कि ये इंसान क्या है, कुकिंग में भी यूज़ करता था, जानवरों को डराने के लिए भी यूज़ करता था, और प्लस कह सकते हैं कि फायर बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइटिंग का भी काम करता था। गुफाओं में अंधेरा रहता था तो प्रकाश का काम करता था। ठीक, वहाँ पे उसने क्या रॉक पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स एक स्किल्ड पर्सन से बनाते थे, जो कि ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स पे बनाई जाती थी। इसमें वो अपने भाव चित्रात्मक कह सकते हैं कि पिक्टोग्राफ्स के थ्रू अपने शो करता था जो भी उसके दिमाग में पिक्चर बनती थी। जैसे यहाँ पे दिखाई दी थी, मैंने कल बताई थी कि एक हिरन के पीछे एक मैन भाग रहा है हंटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें, और ये हमें जो पिक्चर देखने के मिली है वो हमें भीमबेटका में ही देखने को मिली है, मध्य प्रदेश में जो है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये कुछ साइट्स है हमारी। अगर हम अदर साइट्स की बात करें पैलेलिथिक साइट्स की, तो एक पटनी है। पटनी जगह जो है वो महाराष्ट्र रीजन में आती है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले, यहाँ पे हमें ऑस्ट्रिच देखने को मिला था कि उसके एग्स फाउंड किए गए थे पटने में, उसके अंडे देखने को मिले थे। एग्स शेल्स वर आल्सो डिज़ाइंड, एक इस तरह से बनाए गए थे एग शेल्स। ठीक, ऑस्ट्रिच का ही हमें सबूत देखने को मिला था। बीड्स आल्सो मेड फ्रॉम इट, उससे बीडिंग का भी काम स्टार्ट किए कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। हुंसगी एक ऐसी जगह है, पैलेलिथिक साइट्स है, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोन टूल्स देखने को मिले हैं, जो कि मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ में काम आते थे। बिल्कुल यही बात जो फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स जो थी वो हुंसगी में भी देखने को मिली है, कि यहाँ पे भी इंसान क्या स्टोन टूल्स बनाने का काम करता था। एंड स्टोन टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन से उसके स्टोन टूल्स बनते थे। आइए थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं अपना एनसीईआरटी से भी। अब जैसे हमने हुंसगी की बात की थी जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलेलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर, और भी ऐसी बहुत सी साइट्स देखने को मिली हैं पैलेलिथिक स्टोन एज के टाइम पे। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर फाउंड। अब जितने भी टूल्स बनाए जाते थे, क्योंकि देखो इंसान काम करता है तो बहुत सारे काम करता है, एक्टिविटीज़ बहुत सारे दिन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, तो उसमें तरह तरह के स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करेगा। तो जाहिर सी बात है ये सारे स्टोन टूल्स जो है हमारे हुंसकी में भी पाए गए, जो कि इंसानों के द्वारा यूज़ किए जाते थे। दीज वर प्रोबेबली फैक्ट्री कम इन हैबिटेशन साइट्स, यानी कि वही हैबिटेशन फैक्ट्री दोनों का काम करते थे। ठीक है, ये जगह जो है दोनों में, यानी कि वही नीचे दुकान ऊपर मकान। In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made from, और भी छोटी छोटी साइट्स देखने को मिली हैं जो कि इतनी लोकेटेड नहीं है मैप में, बट वहाँ पे भी हमें स्टोन टूल्स देखने को मिले हैं। Some of these sites were close to springs. Most tools were made from limestones which were locally available. ये साइट्स जो हैं, ये स्टोन टूल्स जो बनते थे वो लाइमस्टोन के ही देखने को हमें मिले। यहाँ पे अगर हम बात करें, अब सवाल आता है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर। अब मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे अब क्या चेंजेस आने लगे उसके बाद, क्योंकि ये मेसोलिथिक पीरियड जो था वो हमारा 12,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक का था। अब उसके बाद हमें चेंजेस क्या देखने को मिले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें 12,000 ईयर्स अगो चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट देखने को मिला चेंज, वेदर कंडीशन सारी उनकी चेंजेस हो गई, ह्यूमन प्रोग्रेस भी देखने को मिली थी। और सनलाइट, तो जाहिर सी बात है पहले तो सनलाइट पूरी 24/365 डेज तो रहती थी, और ग्रासलैंड्स ग्रास भी बढ़ने लगी थी टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे वेदर कंडीशंस चेंज हुई तो ग्रासेस भी बढ़ने लगी। उसी इवेंचुअली ग्रासेस बढ़ने के साथ साथ उन्होंने क्या एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, कि भाई उन्हें लगा कि प्लांटेशन करना चाहिए। ऐसा टाइम आया कि अब हमें सेटल होना ना चाहिए। अब उसी सेटलमेंट के टाइम पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया। उसमें किस किस का क्रॉप प्रोडक्शन होता था, वीट, बार्ले, राइस, ये सारी चीज़ों का उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, एनिमल्स, अब उसी टाइम पे कुछ एनिमल्स भी डेवलप हो गए। जैसे जैसे अब जाहिर सी बात है जंगल होगा, ग्रासेस बड़ी होंगे, तो एनिमल्स भी डेवलप हो जाएंगे उसी टाइम पे। तो डियर, सेंटीपोल्स, किंगडम गोट्स, शीप, कैटल, ये सभी यूज़ होने लगे। और इंसान ने क्या उस टाइम पे डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, इनको अपने घरेलू काम में लेना स्टार्ट कर दिया, पर्सनल वर्क में। प्रीडेटर्स फॉलो देम, उनको जो इंसान जो हंटिंग करते थे, अब उन्हें लगा कि भाई अब इनको मारना सही नहीं है, बहुत टाइम हो गया, हमने इनको बहुत खाया है, अब है इनका इस्तेमाल करें। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते थे, कैटल्स का जैसे दूध वगैरह में करते थे, वूल वगैरह निकालते थे शीप से, गोट से,
डियर से, ठीक है। तो ये सारे इसमें इन्होंने यूज़ करना सीख दिया। अब उनका क्या है, जानवरों का यूज़ करना सीख लिया इस टाइम पे। एंड दे कम टू नो अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सेशंस। अब उन्हीं की वजह से उन्होंने सीजन्स की भी उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो गई थी कि किस टाइम पे क्या है। अब ब्रीडिंग सेशंस की अगर हम बात करें, उन्होंने प्रजातियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी कि भाई शिप कैटल है तो इसकी नई प्रजाति बनाओ, जिससे कि नया आउटपुट उन्हें हासिल हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, चीज़ों का। क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहने के लिए हमें ब्रीडिंग सेशंस भी करने पड़ेंगे, ठीक। फूड हैबिट्स भी देखने को मिला है कि उनके वीट बार्ले राइस का उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं एज अ एनवायरनमेंट चेंज हुआ। एनवायरनमेंट चेंज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने कि एक पूरा डेवलपमेंट लाया था अर्ली मैन की ह्यूमन लाइफ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि हम कह सकते हैं कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ किसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वो न्यूलिथिक एज का। न्यू स्टोन एज उस टाइम पे आ गई थी। अब सवाल आता है व्हाट वर्क दे डिड। अब जब जैसी चेंज आया हमारे एनवायरनमेंट में, इन्होंने एग्रीकल्चर तो कर लिया, वो तो साथ साथ करते थे। अब और भी ऐसे कौन से काम थे, वही पुराने काम जो चले आ रहे थे वो भी हमारे काम थे, जैसे हंटिंग गैदरिंग, वही शिकार करना और सामानों का, कच्चे फलों का अरेंजमेंट करना। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स बनाने का काम होता था, जो कि इनके फैक्ट्रीसाइड्स को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उनका काम होता था। पेंटिंग ऑन केव वॉल्स, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग करते थे, स्किल्ड रॉक पेंटिंग्स हम कह सकते हैं। हु डिड दे वर्क, अब इन कामों को करता कौन था। हंटेड का काम, मेड टूल्स को बनाना, पेंटिंग का और ये सामान का इकट्ठा करना, ये सारे काम दोनों मैन वुमेन दोनों करते थे। ये सारे काम यानी कि स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। और भाई रोज़ी रोटी चलानी है तो दोनों को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो ये हंटिंग का, स्टूल का बनाना, टूल्स का, और पेंटिंग का काम करना, गैदरिंग का काम करना, जहाँ से भी कच्चे फल वगैरह मिल जाए उन्हें, कैसे भी चीज़ें फॉरेस्ट से, ये सारे अरेंजमेंट करना, एक रोज़ी रोटी चलाने के लिए दोनों परफॉर्म करते थे अपनी एक्टिविटीज़ को। डिफरेंट टास्क एज पर प्रैक्टिस, हाँ अब इनको अलग अलग टास्क अलॉट किए जाते थे कि कौन सा काम लेडी करेगी, कौन सा काम जेंट्स करेगा। तो ये अलग अलग टास्क दे दिए जाते थे। टिल 12,000 ईयर्स अगो पीपल यूज टू लिव लाइक दिस। अब 12,000 ईयर्स से पहले तक सारा पीपल ऐसे ही रहते थे, ऐसी उनकी ज़िंदगी चलती थी। अब जब एग्रीकल्चर का टाइम भी चल रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने पीपल, अब बोला था कि हेडिंग और रेयरिंग का भी इन्होंने एग्जांपल कह सकते हैं कि क्यों नहीं किया, कि फ़िश कैन भी आल्सो भी कंज्यूम। लोग उस टाइम पे फ़िश की भी खाते थे, जैसे मैंने बताया थे कि गोट वो हंटिंग का में एनिमल्स में अगर हम बात करें, डियर भी खाते थे, फिशेस भी खाते थे, बर्ड्स भी खाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टेड कनेक्टिंग ग्रेन्स एज फूड। उन्होंने वीट का प्रोडक्शन सबसे वही स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर का, ठीक। उन्होंने एक फूड की तरह से लिया था। लर्निंग वेयर दे ग्रू टाइम ऑफ द राइपनिंग, उन्होंने ये भी पता था कि उन्हें किस सीज़न में कौन सी चीज़ हमें उगने को मिलती है, ठीक। ये सारी चीज़ें कौन सा उन्हें परफेक्ट नॉलेज थी कि किस सीज़न में अगर हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो कौन सा पका हुआ फूड हमें देखने को मिलेगा, कौन सा पका हुआ फल देखने को मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों की उन्हें एक्सपर्ट नॉलेज हो गई थी, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। ये अब ये इंपॉर्टेंट हेडिंग दे रखी है, आर्कोलॉजिकल साइट्स वेयर एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड एंड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड। अब कुछ ऐसी साइट्स हम पढ़ लेते हैं जहाँ पे हमारे ग्रेन्स का काम होता था। अब ग्रेन्स में सबसे पहली बात आती है वीट की। अब वीट यानी कि चावल, चावल सॉरी ये गेहूं की बात आती है। तो गेहूं की साइट्स हम देख लेते हैं कि साइट्स वेयर वीट वॉज कल्टिवेटेड बाय द अर्ली मैन हैव बीन डिस्कवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एट बुरजोहम। जैसे मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर बुरजोहम में ये यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था अर्ली मैन ने। गुफकराल बिहार एट चिरंद एंड मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में और चिरंद बिहार में, यहाँ सभी जगह हमें गेहूं का प्रोडक्शन देखने को मिला है, एग्रीकल्चर की फॉर्म में इन्होंने किया था। शीप गोट एंड बफेलो वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड एट दिस प्लेस। यहाँ पे पशुओं को भी पालने का काम स्टार्ट कर दिया गया था। डोमेस्टिकेशन में जैसे मैंने बताया था, घरेलू काम, पर्सनल काम में जानवरों को लाना, तो यहाँ पे पालन का काम, पशुपालन का भी स्टार्ट हो गया था। बोन्स एंड डॉग्स आल्सो हैव बीन फाउंड। यहाँ पे हमें बहुत सारे कुत्ते का भी पालना देखने को मिलता है, ठीक है, हड्डी वगैरह। राइस की अगर हम बात करते हैं, चावल की, एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंडेड इन उत्तर प्रदेश एट कोल्डिवा एंड महागरा। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा और महागरा जगह पे, महागरा मैंने इंपॉर्टेंट प्लेस बताई थी,
न्यूलिथिक एज की। तो यहाँ पे हमें राइस का कल्टीवेशन होता है, राइस प्रोडक्शन होता था। हूफ मार्क्स ऑन क्ले सजेस्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, कि वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि निशान पे लगा दिए जाते थे। इससे हमें पता चलता था कि भाई ये पशु जो है हमारा पालने में है, यानी कि पाल रहा है कोई ना कोई इसको इंसान। तो ऐसे करके कुछ निशानी छोड़ दी जाती थी उस पशु के पास। मिलेट्स अगर हम बात करें, मिलेट्स जहाँ पे कह सकते हैं कि दाल वगैरह की, आंध्र प्रदेश हल्लूर एंड पायमपल्ली। हल्लूर जो मैंने इंपॉर्टेंट जगह बताई थी आंध्र प्रदेश में, ये देखने को हल्लूर एंड पायमपल्ली, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे मिलेट्स ग्रो करते थे। शीप, पिग, गोट वर डोमेस्टिकेटेड एलिमेंट्स, यहाँ पे भी इन्हीं जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया गया था। वाइल एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड बाई बोन्स, ग्रेन्स एंड हैव बीन आइडेंटिफाइड रिमेन्स ऑफ द बर्न ग्रेन्स। हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के जो सबूत हमें जो देखने को मिले हैं वो हमें बोन से देखने को मिलते हैं, कि उन जो सबूत जो है हमें हड्डियों से देखने को मिलता है कि यहाँ पे किस किस की हड्डी के जो लोग थे, कौन कौन से जानवर पालते थे, ये हमें सबूत ही देखने को मिलते हैं। और ग्रेन्स की अगर हम बात करें, जले हुए ग्रेन्स हमें देखने को मिले हैं, तो कि यहाँ पे किस किस का प्रोडक्शन होता था। जले हुए ग्रेन्स अगर हम बात करें, वीट एंड राइस जो हमें देखने को मिलते हैं, मिलेट्स वगैरह। ट्रेसेस ऑफ ऐश सजेस्ट दैट द पीपल हु लिव्ड हैव लर्न टू मेक द फायर फॉर कुकिंग आल्सो एंड स्केयरिंग वाइल्ड एनिमल्स। हमें जैसे हमने कुंडुल केव्स की बात करी थी, वहाँ पे ट्रेसेस एशेस के देखने को मिले हैं, जहाँ पे राख, जहाँ पे फायर डिस्कवर कर ली थी हमारे इंसान ने। और वो फायर किस किस में आती थी, खाना बनाने में, इंसान जानवरों को जलाने के लिए। तो ये हमें कुंडुल केव्स जो है, जैसे हाँ एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गई, कुंडुल केव्स जो हमारे आंध्र प्रदेश में आती हैं। तो इन जगह पे भी ये सारे काम होते थे। ये हमारी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे हमें पशु पालने की और ग्रेन्स को कल्टीवेट करने की, प्रोडक्शन करने की जानकारी मिलती है। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर हमने ये साइट्स को मैप में शो किया गया है। वीट का जैसे हम बता दें कि बुरजोहम बिहार, चिरन, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें। राइस की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के महागरा, कोल्डीवाम में। और मिलेट्स की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के हल्लूर में। ठीक। और ये सभी जगह कह सकते हैं कि एनिमल्स को सब जगह पालते थे, क्योंकि एनिमल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुके थे उस टाइम पे इंसान का। अब हंटिंग का काम छोड़ के उन्होंने पालने का काम स्टार्ट करते किया, क्योंकि जब जिंदा जानवर है तो अच्छे, जाहिर सी बात है, वो हमें ज़्यादा आउटकम दे सकता है। तो ये कुछ है हमारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड। अब ये एक रॉक पेंटिंग जो हमें देखने को मिली है, ये हमें फ्रांस के केव्स में देखने को मिलती है। और ये जो डिस्कवर की गई थी, ये कह सकते हैं कि आज से 20,000 साल पहले, 20,000 से 10,000 ईयर्स पहले हमें देखने को मिलते हैं इसके सबूत। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बहुत ही जंगली घोड़ा, और कह सकते हैं कि एक सांड के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाइसन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे तरह तरह के कलर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं रॉक पेंटिंग्स। पहले पहले टाइम पे जब स्टोन टूल्स जब डेवलप किए जा रहे थे, तो उस टाइम पे एक डिगिंग का भी काम करते थे, जैसे खुदाई कर रहा है। फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है खुदाई का काम करता है, डिगिंग का। और दूसरे में सिलाई का, जैसे मैंने बताया था, स्टिचिंग के भी काम आता है ये स्टोन टूल्स जो है, क्योंकि दोनों का ही क्या है, शार्प एज है। अब एक बहुत इजी छोटा सा सवाल आ गया है, इसको ज़रा हम रीड करते हैं। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज़। अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे बात आती है कि तुम्हारे रहने की, तो उस जगह को तुम क्या नाम दोगे, उसके लिए क्या नाउन का यूज़ करोगे। हैबिटेशन यानी कि रहने वाली जगह, फैक्ट्री जहाँ पे काम होता है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री जहाँ पे रहना काम दोनों होता है, या और कोई। तो इसका करेक्ट आंसर है हैबिटेशन, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं। उस लिविंग प्लेस को हमने यहाँ पे हैबिटेशन नाम दिया है। और एक प्लेस मैंने चैप्टर में ऐसी बताई थी जहाँ पे काम भी होता था स्टोन टूल्स बनाने का, प्लस रहने का भी, तो उस जगह को यहाँ पे नाम दिया गया था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ठीक, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है हैबिटेशन, क्योंकि रहने वाली जगह की बात की गई इसमें। एक छोटा सा हम वन वर्ड कह सकते हैं कि हम इस टाइम पे ये वाला रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि
इन एजिस में यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है कैलोलिथिक एज। कैलोलिथिक एज का मतलब है जिस टाइम पे हमारा मेटल डिस्कवर कर गया था। मेटल डिस्कवर करने की बात आती है तो सबसे पहले कॉपर डिस्कवर किया गया था, तो उस टाइम के पीरियड को यहाँ पे कैलोलिथिक एज बोला जाता है, जिस टाइम पे मेटल डिस्कवर किया गया था। जैसे ब्रॉन्ज एज हो गई, कॉपर एज हो गई, तो ये सारी। पैलोलिथिक एज की जब बात की जाती है तो फायर डिस्कवर्ड बाय द मैन, बिल्कुल वेरी गुड। अब यहाँ पे जो है स्टोन और फायर का जो है इस टाइम पे इस दौरान इंसान ने डिस्कवर कर लिया था। न्यूलिथिक एज की बात आती है तो एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे, इन्होंने कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी थी। तो न्यूलिथिक एज में हमें एग्रीकल्चर का डिस्कवरी देखने को मिलता है। मेगालिथिक एज की अगर हम बात करें, कंसिडर्ड एनिमल वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इस टाइम पे पशुओं को बहुत इंपॉर्टेंट एज अ प्रिसाइज इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि मेन एसेंशियल एलिमेंट हुआ करता था, जो कि वहाँ पे उन्होंने कैटल फार्मिंग का भी काम के पर्पज से भी वो यूज़ में आता था एनिमल हमारा। अब यहाँ पे कुछ फिलअप्स दे रखे हैं, जरा हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। जैसे पहला फिलअप की अगर हम बात करें, द एंशियंट पीपल, बहुत ईजी फिलअप्स हैं, इनको आराम से कर लेंगे बच्चे। द एंशियंट पीपल ट्रैवल ऑन, अब पुराने टाइम पे लोग कैसे ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसका आंसर है हमारा ऑन बाई फूट, यानी कि हमारे पैरों से ही ट्रैवल करते थे, पद यात्रा से। नेक्स्ट है हमारा वाटर फाउंड इन, वाटर कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, तो यानी कि हमें नहर, तालाब और कह सकते हैं कि झील, नदियाँ, इन सब में हमें पानी देखने को मिलता है, क्योंकि इंसान जो था उस टाइम पे जो माइग्रेट करता था वो इन्हीं रिसोर्सेज को देखता था कि जहाँ पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने दो तीन रिसोर्सेज बताए थे, एक तो स्टोन से अवेलेबल, क्योंकि मेन काम तो उसका स्टोन के टूल्स बनाना था, और प्लस वाटर एज उसका रिसोर्स था, जहाँ पे खाने की चीज़ें मिलेंगी, तो जहाँ पे पानी उसे मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी ख़त्म हो गया तो वो तो माइग्रेट करेगा ही, इंसान एक जगह से ट्रांसफ़र होगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता था इंसान। नेक्स्ट है हमारा, ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड इन, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया गया था कि सबसे पहले जो ट्रेन्स जो थी आज से करीब 150 साल पहले, 150 ईयर्स अगो पहले यूज़ की जाती थी। एंशियंट टाइम टूल्स वर मेड अप ऑफ, अब टूल्स की बात आती है तो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए थे टूल्स बनाने का काम। उसका आंसर है हमारा स्टोन, वुड एंड बोन्स, जो हमारे लकड़ी के औजार और पत्थर के और प्लस हड्डियों के औजार भी बनाए जाते थे। ओके क्लास, ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कल इसकी हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और प्लस मैप की एक लेबलिंग भी सीख लेंगे, मैप को कैसे करना है हमें। ओके, थैंक यू क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें चैनल को।